हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेस लॉ ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी क्लासिकल थ्योरी में आती है और इस पे ही बेस है। इससे पहले हम ये देख लेंगे कि क्लासिकल थ्योरी होती क्या है। 18 और 19 सेंचुरी में जो इकोनॉमिक्स ने अपने थॉट्स दिए हैं, अपनी जो राय उस समय में एक्सप्रेस की और कुछ थ्योरी दी, उसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। इस क्लासिकल थ्योरी में बहुत ही इकोनॉमिक्स की एक लिस्ट है। उसमें पहले आते हैं एडम स्मिथ, उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स, थर्ड आते हैं डेविड रिकार्डो, फोर्थ आते हैं जेम्स मिल्स और फिफ्थ आते हैं जे बी से। आज हम जे बी से इनका सेज लॉ ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सब इकोनॉमिक्स के बाद अगर असल मायने में अगर क्लासिकल थ्योरी को एक्सटेंडेड किया है तो वो है केन्स। क्लासिकल थ्योरी एक्सटेंडेड बाय केन्स। इन्होंने अपनी केन्स तो एक अपने आप में एक बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने बहुत सी थ्योरी इकोनॉमिक्स में दी है और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। अब हम देख लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में एक अजम्पशन सबसे बड़ी सोची जाती है, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इसमें ऐसा सोचा जाता है कि क्लासिकल थ्योरी में कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अगर इन केस अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है तो वो लॉन्ग रन के लिए नहीं रहेगी, वो टेम्पररी मूवमेंट के लिए रहेगी। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह फिर से कायम करेगा। दूसरा होता है असम्पशन की प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन गुड्स के होंगे और उसके सर्विसेज होंगी वो प्रॉपर की जाएंगी, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन विल क्रिएट इट विल बी टेम्पररी। इन शॉर्ट में कहा जाए तो इम्पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इम्पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट में यहाँ कहा गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे दिखेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं रहेगी। फोर्थ है वेज रेट इलास्टिक इन इकोनॉमी। वेज रेट इलास्टिक इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में वेज रेट ये इलास्टिक होगा, अनइलास्टिक ऐसी कंडीशन कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेगी। अब हम जेबी से के बारे में देखते हैं। जेबी से इनका जो पीरियड है वो है 1767 टू 1832। ये तो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे और एक बिजनेसमैन भी थे। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेसमैन। जेबी से ने जो मार्केट
लॉ ऑफ मार्केट जो दिया है वो फुली डिपेंड है क्लासिकल थ्योरी से ही आता है, उससे ही एक बेस है। बेस ऑन क्लासिकल थ्योरी। थर्ड है कि इन्होंने 1803 में ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, ये जो आर्टिकल आया था, इस आर्टिकल में इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, ये थ्योरी एक लॉ के बेस में थी और उसी लॉ को से लॉ ऑफ मार्केट कहा जाता है। 1803 में ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक, ये एक आर्टिकल था जो पब्लिश हुआ था और उसमें जो एक लॉ दिया था उसे कहते हैं सेस लॉ ऑफ मार्केट। अब हम इसके अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन, फर्स्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा है फ्लेक्सिबल प्राइस। एक तो हुआ परफेक्ट कंपटीशन है, कंपटीशन परफेक्ट है। दूसरी है फ्लेक्सिबल प्राइस, प्राइस में चेंज होता रहेगा कंडीशन के हिसाब से। थर्ड है मनी इज़ न्यूट्रल, या उसे नॉन एक्टिव भी कहा जाएगा। मनी इज़ न्यूट्रल या नॉन एक्टिव, या इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो वो कंडीशन में उन्होंने ऐसा एज्यूम किया है कि ये बार्टर कंडीशन में आएगा एक्सचेंज रेट में, ऐसी सिचुएशन है और वहाँ पे ऐसी अहम कोई रोल नहीं है मनी मार्केट के लिए। जो मीडियम है एक्सचेंज के एक मोड ही देखेंगे। फोर्थ है ऑल मनी विल स्पेंड, जितना भी इनकम आएगा उतना सब इनकम खर्च किया जाएगा, सेविंग के ज़ीरो सेविंग दर होगी। ऑल मनी विल स्पेंड, कुछ भी सेविंग नहीं होगी, सेविंग ज़ीरो के बराबर होगी। फिफ्थ है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इस मार्केट में कोई भी अपनी रोल नहीं निभाएगा, मार्केट के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इन शॉर्ट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल मार्केट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन नहीं रहेंगे। सिक्स है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर एंड कैपिटल, अनलिमिटेड opportunities for labor and capital। कैपिटल और लेबर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर है, वो जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है अपॉर्चुनिटी को। सेवन्थ है लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। से ने जो अपना थ्योरी दी है वो लॉन्ग पीरियड के बेस पे दी है, शॉर्ट रन में ये कुछ भी यूज़ नहीं होगा। लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। एट है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू
कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। प्रोडक्शन जो किया जा रहा है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे ही किया जाएगा कि उसको क्या ज़रूरत है कंज्यूमर को मार्केट के अंदर, इसकी पूरी स्टडी की गई होगी और उसके बेस पे ही जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन अपना डिमांड क्रिएट करेगा। 9th है ओपन मार्केट। इस मार्केट में कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है। 10th है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी मतलब सेविंग दोनों में इक्वालिटी रहेगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। 11th है प्राइस वेज रेट एंड इंटरेस्ट आर इलास्टिक। जैसे चाहे वैसे चेंज कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं प्राइस वेज रेट और इंटरेस्ट में। प्राइस ट्वेल्थ है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड। जितनी सप्लाई होगी उसको सब सप्लाई पे उस पे डिमांड होगी। जितना ही प्रोडक्शन होगा सप्लाई किया जाएगा उसको डिमांड क्रिएट होता ही रहेगा। 13 है सप्लाई क्रिएट डिमांड। सप्लाई क्रिएट डिमांड। जितना ही प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी प्रोडक्शन को डिमांड है और ऐसे पेंडिंग नहीं रहेगी और वो बिका जाएगा। 14 है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मनी मार्केट से पहले, मनी का यूज़ होने से पहले जो बार्टर एक्सचेंज रेट था, एक्सचेंज होता था एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ खरीदना, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। 15 है इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेट फैक्टर। फैक्टर से ही इंटरेस्ट पे डिटरमिन किया जाएगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। सप्लाई क्रिएट इट्स ओवन डिमांड। जेबीसी ने कहा है कि अपने इस थ्योरी, ये पूरा थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे इर्द गिर्द घूमता है। जो प्रोडक्शन हुआ है उस जितना सप्लाई हुआ है, सप्लाई पे उस पे डिमांड होगी और उस पे कस्टमर आएंगे। ये पॉइंट क्लियर करने के लिए जेबीसी ने 3 इकोनॉमी बताए हैं। इसके लिए पहले बताया है बार्टर मेथड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बार्टर सिस्टम किसे कहा जाता है। कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्शन किया गया है कोई गुड्स को, और वो गुड्स पैसे से एक्सचेंज नहीं होके वो एक्सचेंज एक गुड्स के बदले एक गुड्स एक दूसरे को एक्सचेंज करके, गुड्स को एक्सचेंज करके जो एक्सचेंज होता है उसे बार्टर मेथड कहा जाता है। ये बार्टर एक तो जो प्रोडक्शन हुआ है वो खुद के यूज़ के लिए होगा। अगर उससे
कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो उसे एक्सचेंज किया जाएगा दूसरे कोई चीज़ से। एग्ज़ाम्पल माने अगर मेरे पास कोई गेहूँ है तो मुझे जितना गेहूँ चाहिए उतना मैं गेहूँ मेरे यूज़ के लिए लूँगा। अगर मुझे चावल चाहिए तो मेरे गेहूँ दे के वो चावल मैं दूसरे से खरीद लूँगा। वेट एक्सचेंज होगा राइस से। एक तो ये होगा सेल्फ यूज़ के लिए, अगर दूसरा होगा एक्सचेंज यूज़। मान लीजिए अगर कोई 3 प्रोडक्ट है ए, बी और सी। अगर मेरे पास ए गुड्स है तो ए सप्लाई गुड्स तैयार करेगा, प्रोडक्शन होगा और इसको डिमांड होगा बी और सी का। अगर मेरे पास बी प्रोडक्शन है, उसका सप्लाई अगर मेरे पास है तो उसको डिमांड होगा ए और सी का। वैसे ही अगर मेरे पास सी प्रोडक्शन है तो सी को डिमांड होगा ए और बी का। इन शॉर्ट में कहा जाएगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। जितना सप्लाई होगा उसको ऑटोमेटिकली उसको डिमांड क्रिएट किया जाएगा। अगर सप्लाई बढ़ता है तो उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा और उसे डिमांड भी बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन होगा सप्लाई बढ़ेगा उतना ही उसे डिमांड क्रिएट होगा। उसको मार्केट में वैल्यू है, वो ऐसे ही चीज़ नहीं रहेगी, वो बिकने ही वाली है। जितना प्रोडक्शन होगा उसको कस्टमर होगा और कस्टमर उसे खरीद ही लेगा, ऐसा कहा गया है। इस डायग्राम के साथ हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक्स पे हमने एग्रीगेट डिमांड दिया है, वाई पे हमने एग्रीगेट सप्लाई दिया है और ये जो लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड ये बताती है। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, जितने भी सप्लाई में चेंज आएगा उतना ही चेंज हमें एग्रीगेट डिमांड में दिखेगा और ये लाइन बढ़ती जाएगी, उतने ही हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम E1 E2 जैसी बढ़ोतरी होगी उतना ही चेंज एग्रीगेट सप्लाई, उतना ही चेंज एग्रीगेट सप्लाई। इस मेथड को जो हमने बार्टर मेथड कहा था, इसी मेथड को जो जेबी सेल्स ने जो 3 इकोनॉमी बताई है उसमें से ये पहला वाला है। जो पहला वाला कहते हैं सेल्स लॉ ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमी, या इसे सेल्स लॉ ऑफ बार्टर इकोनॉमी। इस दोनों नाम से इसे जाना जाता है। अब हम इसमें दूसरा इकोनॉमी जो बताया गया है वो देखेंगे। सेकंड है सेल्स लॉ इन द मनी इकोनॉमी। सेल्स
लॉ इन मनी इकोनॉमी, या इसे मॉनेटरी साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा है कि से ने जो लॉ दिया है वो मनी इकोनॉमी में वर्क करेगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट है सेज लॉ वर्किंग ऑन मनी इकोनॉमी। दूसरा है मनी इकोनॉमी में मनी का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी ये नॉन एक्टिव होगा। मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इसे कहा गया है मनी विल न्यूट्रल होगा या वो होगा नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव मेथड से ने जो इकोनॉमी में बार्टर मेथड जो दिया है उसे ही इम्पोर्टेंट माना है। उसके बाद जो मनी जो करेंसी यूज़ में आई उसे इतनी अहम भूमिका नहीं दी है। फोर्थ जो कहा है कि मनी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी अहम बात जो कही गई है, जो फैमिली जो इनकम मिलेगी वो पूरा स्पेंड करेगी कंजप्शन पे। इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन, मतलब यहाँ पे इनकम जितनी है वो एक तो कंजप्शन होगा या उसे सेविंग में लिया जाएगा। पर यहाँ पे तो कहा गया है कि सेविंग ज़ीरो मतलब ना के बराबर है। जितना इनकम आएगा उतना उसे कंजप्शन पे क्रिएट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इनकम इज इक्वल कंजप्शन, ऐसा कहा गया है। इस चार्ट के साथ हम और डिटेल में समझेंगे कि जो उन्होंने कहा है y इज इक्वल कंजप्शन और जो सेविंग है जो ज़ीरो है, इसे डिटेल में इसमें समझ में जाएंगे कि जो भी इनकम आ रही है वो तो फैमिली क्या करेगा, एक तो अपने फैमिली के पास आएगा और फैमिली क्या करेगी, कंजप्शन पे खर्च करेगी और वो कंजप्शन और किसी बिजनेस फर्म का सोर्स होगा और वही फिर आगे जाके उसका इनकम क्रिएट करेगा और फिर वो इनकम किसी फैमिली में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। इन केस ये तो हमने देखा कि y इज इक्वल कंजप्शन। अगर वो इंसान अगर किसी सेविंग अगर होती है और फिर वो सेविंग कन्वर्ट होती है, यहाँ से फिर वो कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली फिर वो इन्वेस्टर के पास जाके वो फिर एक बिजनेस फर्म में कन्वर्ट होगी और फिर वो बिजनेस से फर्म से वो कन्वर्ट होगी इनकम में और फिर वो इनकम
यहाँ पे फैमिली में लोगों के पास जाएगा। इस तरह से यहाँ ये कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज द डिटरमिनेट फैक्टर फॉर द मेंटेनिंग इक्वलिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही सेम है। जो सेविंग है वो सेविंग ही कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट में। ये जो हमने दो पार्ट बताए हैं रेट में, वही एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट as determinant factor for maintaining equality between saving and investment। यहाँ पे और हम समझ जाएंगे कि ये जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से इक्वल है। अगर हमारे पास इनकम आती है तो वो इनकम एक तो कंजप्शन पे जाएगी या सेविंग पे जाएगी। और उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो सेविंग है वो ज़ीरो है, तो हमारी इनकम यहाँ से फिर कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर यहाँ पे एक तो कंजप्शन सेविंग में जाता है या कंजप्शन इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो यहाँ से हम दोनों कंजप्शन कट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इस डायग्राम के साथ हम मॉनेटरी साइकिल इकोनॉमी जो है मनी इकोनॉमी या मनी इकोनॉमी कैसे वर्क होती है वो देखेंगे, और इसका इफ़ेक्ट इंटरेस्ट रेट का जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किस तरह है। एक तो इसमें बताया गया है इफ़ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी। ज़्यादा इंटरेस्ट पे ज़्यादा सेविंग होती है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो सेविंग ही घटी। कुछ मायने ही नहीं रखेगा कि इंटरेस्ट रेट ही कम हुआ है तो उस पर सेविंग पे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जो इंस्पायर जो होता है सेविंग बचाने के लिए वो नहीं होगा। उसके अपोजिट ये जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और इसके अपोजिट इनवर्स जो है, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। हाई इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी ही कुछ प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वैसे ही हम डायग्राम में समझेंगे कि एक्स पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो वाई पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है। अगर हम समझेंगे कि हम अगर E1 में है तो हमारा इंटरेस्ट रेट और सेविंग एक दूसरे को इंटरेस्ट रेट यहाँ करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम 1 हम देते हैं, ये 1 हो गया, तब हमारा जो सेविंग और इंटरेस्ट है N1 है और इंटरेस्ट रेट R1 है। इन केस अगर सेविंग बढ़ेगी, सेविंग हमारी यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी, इस पॉइंट पर आएगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट ही बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी सेविंग ही बढ़ेगी। जैसे ही डेल्टा आई होगा वैसे ही यहाँ पे हमारे डेल्टा एस ये हमें चेंज दिखाई देगा। वैसे ही अगर हमारी इंटरेस्ट रेट घटता है तो वैसे ही हमारी सेविंग घटेगी। हमारी सेविंग घटेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही घटेगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे जो से की जो इकोनॉमी हमें बताई गई है। जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, से लॉ ऑफ द इन लेबर मार्केट, सेज लॉ ऑफ
इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में से का लॉ कैसे वर्क करेगा, इसे पीगू का एक वर्जन भी कहा जाएगा, पीगूस वर्जन। यहाँ पे पीगू ने कहा है कि से का जो लॉ है वो यहाँ पे वर्क करेगा लेबर मार्केट में। वर्किंग इन लेबर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और इन केस अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो टेम्परेरी रहेगी। इफ़ इन केस क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट condition, it will temporary। दूसरी बात ये कहा गया है कि इस कंडीशन में जैसे ही वेज रेट कम होता जाएगा वैसे फुल एम्प्लॉयमेंट अपने फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगी। इस डायग्राम के साथ हम समझते हैं कि इन केस अगर कोई सिचुएशन आती है कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्रिएट होती है तो समझते हैं कि एक्स पे एम्प्लॉयमेंट लिया गया है और वाई पे एमआरपी। यहाँ पे एमआरपी इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, या इसे लेबर डिमांड कर्व ही कहा जाता है। लेबर डिमांड कर्व ही कहा जाता है। जैसे हमने कहा है कि अजम्पशन किया है कि जो ये इलास्टिक होगा तो वैसे ही जो एमआरपी है वो एक्स के लेवल तक झुकी हुई दिखी जा रही है, जो हमें इलास्टिक दिखाई दे रही है। सपोज हम समझ लेते कि ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारी जो एमआरपी और वेज रेट है यहाँ पे हमारे W1 हमें मिलता है और हमारी एम्प्लॉयमेंट N1 ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है इस पॉइंट पे और इसका स्लोप है नीचे झुकता हुआ दिखाई देगा और अपनी प्रीवियस कंडीशन में आने की प्रयास करेगा। मतलब हमें इसकी जो वेज है वो घटा दी जाएगी, डिस्क्रेस किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे डिक्रीज़ किया जाता है वेज को। फिर हमें घटोटी होने के बाद हमें वेज मिलता है W2 और हमारी एम्प्लॉयमेंट की लेवल आगे बढ़ती हुई N2 के पास जाएगी। वैसे इक्विलिब्रियम E2 में आएगा जो एमआरपी पे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की प्रीवियस कंडीशन फिर से मिल जाएगी। इसके साथ हम आज में इसके क्रिटिक्स देखते हैं। इसके क्रिटिक्स हैं, फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे प्रोडक्शन ओवर होगा कि जैसे उसकी सप्लाई बढ़ेगी वैसे उसको डिमांड क्रिएट होगा, जो एक पॉसिबल नहीं है। ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कहा गया है अजम्पशन वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फुल एम्प्लॉयमेंट।
थर्ड है लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। जैसे उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा कि किसी का इंटरफेस किए बिना अगर मार्केट के चढ़ उतार होते हैं तो उसे मार्केट के जो एडम स्मिथ में कहा है कि अनसीन हैंड, जो किसी के इंटरफेरेंस ना हो के ही ऑटोमेटिकली होता है, उसका तो लैक ऑफ होगा कि अगर किसी का कंट्रोल ही नहीं होगा तो मार्केट में अफरा तफरी मच सकती है। तो ये जो असम्पशन है वो सूटेबल नहीं है। लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। फोर्थ है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई, जो पॉसिबल है नहीं है, नॉट पॉसिबल। जितनी ही सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही उसको डिमांड क्रिएट होगा, किसी के कंट्रोल बिना, पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ है इक्वलिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जितनी सेविंग होगी उसे कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट में, जो इक्वल होगा। इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो पॉसिबल नहीं होता कि हर सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होती। सिक्स है मनी इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के दौर में मनी ने जो मार्केट कवर किया है, मनी से हर चीज़ खरीदी बेची जाती है, वो एक मीडियम नहीं हो सकता। नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज अबाउट मनी। सेवंथ है ट्रेड साइकिल। इसमें कहा जाता है कि जैसे ही ये ट्रेड साइकिल है वो घटती नहीं जाएगी और उसमें बूम ही दिखाई देगा, जो पॉसिबल नहीं दिखता। 8 है शॉर्ट रन इग्नोर। शॉर्ट रन थ्योरी इग्नोर। इन्होंने सिर्फ लॉन्ग रन के बारे में बताया गया है, जो असम्पशन लॉन्ग रन में भी परफेक्ट नहीं है। शॉर्ट रन के बारे में इग्नोर किया गया है। 9th है सप्लाई डज नॉट क्रिएट डिमांड। हर कोई सप्लाई डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता, नॉट क्रिएट डिमांड। 10th है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नो गो यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, ऐसा अज्यूम किया गया है। जो आज के कंडीशन में किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल अहम निभाता है। 11th है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नॉट पॉसिबल। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कहा जाता है कि जो बायर है, सेलर है, उनको सब नॉलेज होती है, जो हर किसी मार्केट में जैसे परफेक्ट कंपटीशन जो हम समझते हैं वो अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हर बायर को उसकी नॉलेज होगी ही, ऐसा हो नहीं सकता। और लास्ट है सेविंग ज़ीरो। यहाँ पे S इज़ इक्वल ज़ीरो समझा गया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई इनकम जो उसमें से कंजप्शन के बाद जो सेविंग होती है वो सेविंग ज़ीरो होगी और सेविंग कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो पॉसिबल होगा ही नहीं। हर कोई इंसान अपनी सेविंग किसी इमरजेंसी के लिए सेव करके रखेगा, जो उसको कभी भी ज़रूरत होगी। इसी के साथ आज ये हमने से का जो लॉ ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।